चाणक्य ने कहा था, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। हाँ। ये सदियों पुरानी समझ शायद आज की हमारी चर्चा के लिए काफी प्रासंगिक है। आज हम एक बहुत ही जटिल और समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ भारत के बदलते रिश्ते। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ भारत की विदेश नीति के लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। हमारी आज की ये बातचीत द हिंदू में हाल में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है, जिसका शीर्षक था इंडियाज डिप्लोमेटिक डांस विद द तालिबान। हाँ, वो लेख काफी बारीकी से इस मुद्दे के कई पहलुओं को सामने लाता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उसके बाद से भारत ने अपनी अफगानिस्तान नीति को कैसे बदला है। मतलब इस नए जुड़ाव के पीछे भारत के असल उद्देश्य क्या है, और इसमें आगे क्या फायदे हो सकते हैं और क्या बड़े जोखिम भी हैं। हाँ, खासकर यूपीएससी की मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए ये विश्लेषण काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक लगातार खबरों में है। तो चलिए इस कूटनीतिक बिसात की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बदलते समीकरण की, जिसने शायद इस पूरी बहस को एक नई दिशा दी है। एक समय था, आपको याद होगा, जब अफगान तालिबान, मतलब जब वो सत्ता से बाहर थे, तो उन्हें काफी हद तक पाकिस्तानी सेना का प्रॉक्सी माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब वो काबुल में सत्ता में है और विडंबना देखिए, उनकी वापसी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पुराने तनावों को फिर से हवा दे दी है। वही ड्यूरंड रेखा वाला मसला, वो जो 2640 किलोमीटर की विवादित सीमा है, वहां अक्सर झड़पें होती रहती हैं अब। सही कहा। और इस बढ़ते पाकिस्तान तालिबान तनाव ने, आप देखें तो, भारत के लिए एक नई स्थिति पैदा कर दी है। मतलब ये सोचना कि क्या पाकिस्तान का दुश्मन यानी तालिबान भारत का, खैर दोस्त कहना शायद जल्दबाजी होगी, पर हाँ एक संभावना तो बनती है। हाँ, एक रणनीतिक संभावना, खासकर जब हम देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है। बिल्कुल। जैसे अक्टूबर की शुरुआत में खबर आई कि पाकिस्तान ने काबुल के पास बमबारी की, और ठीक उसी वक्त तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी वो भारत की यात्रा पर थे। जी, और ये तालिबान और भारत के बीच अब तक का सबसे ऊंचे स्तर का संपर्क था। और इसके ठीक बाद भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को एक पूर्ण दूतावास में अपग्रेड करने का फैसला किया, और जो विकास परियोजनाएं रुकी हुई थी उन्हें फिर से शुरू करने की बात कही। दूसरी तरफ मुत्तकी ने भी भारत को आश्वासन दिया कि तालिबान शासन किसी भी समूह को दूसरों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन इस बनते दिख रहे रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। हाँ। इतिहास में। हाँ, बताइए। 1990s के दशक में भारत ने तालिबान विरोधी ताकतों, मतलब नॉर्दर्न अलायंस, का समर्थन किया था। फिर 2001 में जब तालिबान हटे तो भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा निवेश किया। हाँ, लगभग $3 बिलियन का। बिल्कुल। और फिर अगस्त 2021 में जब तालिबान अचानक वापस आ गए तो भारत के सामने ये खतरा पैदा हो गया कि उसके 2 दशकों का निवेश, उसकी मेहनत, उसका प्रभाव सब कहीं बेकार न चला जाए। तो नई दिल्ली के सामने ये बड़ा सवाल था कि भाई इन नए शासकों से बात करें या पूरी तरह से दूरी बना लें। हाँ, और इसी दुविधा के बीच भारत ने एक रास्ता चुना, जिसे कहा जा सकता है शर्तों के साथ और धीरे धीरे जुड़ाव, मतलब कंडीशनल एंड ग्रेजुअल एंगेजमेंट। यानी एकदम से मान्यता नहीं, बल्कि देख समझकर कुछ शर्तों के साथ धीरे धीरे बातचीत बढ़ाना। बिल्कुल, कदम फूंक फूंक कर रखना। तो इस धीरे धीरे जुड़ाव की नीति के पीछे भारत के ठोस उद्देश्य क्या हैं? द हिंदू का लेख 3 मुख्य लक्ष्यों की बात करता है। पहला तो जाहिर है अपना वो लगभग $3 बिलियन का निवेश बचाना, और जो इतने सालों में अफगान लोगों के बीच एक सद्भावना बनी है उसे कायम रखना। सही बात है। दूसरा उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवादी गुट ना करें, जैसा कि 1990s के दशक में हुआ था, वो दोबारा ना हो। हाँ, वो कंधार हाईजैकिंग वगैरह वो सब याद है। बिल्कुल। और तीसरा, तालिबान को पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना या कहीं ISI का एक मोहरा बनने से रोकना, ताकि इस्लामाबाद को वो रणनीतिक गहराई न मिल सके जिसकी वो हमेशा फिराक में रहता है। ये रणनीतिक गहराई या स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इसे थोड़ा और समझाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? जरूर।
देखिए, रणनीतिक गहराई का मतलब होता है कि कोई देश अपने पड़ोसी देश में इतना ज्यादा प्रभाव बना ले कि वो उसे अपनी सुरक्षा या सैन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर सके, खासकर अपने मुख्य दुश्मन के खिलाफ। अच्छा। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो उसके इशारों पर चले, ताकि भारत के साथ अगर कोई लड़ाई हो तो उसे पश्चिम की तरफ से कोई खतरा ना हो और जरूरत पड़ने पर वो अफगान जमीन का इस्तेमाल भी कर सके। भारत बस इसी चीज को रोकना चाहता है। अच्छा, समझा। यानी भारत ये देखना चाहता है कि क्या तालिबान वाकई पाकिस्तान के असर से कुछ हद तक आजाद हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि एक भारतीय राजनयिक ने 2021 में कहा भी था कि भारत तालिबान की अपने आकाओं से स्वायत्तता का पता लगाना चाहेगा। तो मुत्तकी की यात्रा और दूतावास अपग्रेड करने का फैसला, ये सब इसी स्वायत्तता को परखने और जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से ये उसी दिशा में कदम है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में जो खटास आई है, उसने भारत के इस नपे-तुले रवैये को एक नया आयाम दे दिया है। हाँ, इसने भारत के लिए थोड़ी गुंजाइश बना दी है। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या भारत को अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए? क्या तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता दे देनी चाहिए? हाँ, यहीं पर मामला वाकई पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अब दबाव भी बढ़ रहा होगा। हम देख रहे हैं, रूस ने तो औपचारिक मान्यता दे दी है, चीन ने काबुल में अपना राजदूत भेज दिया है, तालिबान ने भी बीजिंग में। जी। तो भारत पर भी ये सुझाव या दबाव तो आ ही रहा होगा। मान्यता देने के पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए, तर्क कुछ इस तरह के हैं। पहला कि आज का तालिबान जो 1990 के दशक वाला तालिबान था, उससे ज्यादा संगठित लगता है और देश पर उसका नियंत्रण भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। दूसरा, फिलहाल कोई भी बड़ी क्षेत्रीय या वैश्विक शक्ति तालिबान के विरोधी गुटों का, जैसे वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट NRF है, उसका खुलकर समर्थन नहीं कर रही। हाँ, NRF तो काफी कमजोर भी लगता है। उसका नेतृत्व विदेश से बहान है, ताजिकिस्तान में। बिल्कुल। और तीसरा तर्क ये है कि तालिबान के लिए जो सबसे बड़ा सैन्य खतरा है इस वक्त, वो है इस्लामिक स्टेट खोरासान, यानी ISK। ISK ये खुद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है। हाँ, यही विडंबना है। ISK तालिबान से भी ज्यादा कट्टर और हिंसक माना जाता है और वो तालिबान शासन के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। तो तर्क ये लिया जाता है कि जब तालिबान का मुख्य दुश्मन भी एक आतंकी गुट है और रूस, चीन जैसे देश आगे बढ़ रहे हैं, तो भारत क्यों पीछे रहे? मतलब मान्यता देने से शायद सहयोग बढ़ेगा और पाकिस्तान पर भी दबाव बनेगा। हाँ, ये पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हैं। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो है गंभीर जोखिम। हाँ, उन्हीं जोखिमों पर आते हैं। ये जोखिम असल में हैं क्या? क्या तालिबान सचमुच बदल गया है? देखिए, ये सबसे बुनियादी सवाल है और ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि तालिबान जो 1990 के दशक में अफगान गृहयुद्ध की उथल-पुथल से उभरा था, वो अपनी मूल विचारधारा, अपने कार्यक्रम के स्तर पर बदला नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया शायद। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कभी बदलने का दावा किया ही नहीं। अब आप कह सकते हैं कि दुनिया में और भी तो सत्तावादी शासन है। हाँ, बिल्कुल। और भारत समेत कई लोकतंत्र उनके साथ भी तो कूटनीतिक रिश्ते रखते हैं। तो तालिबान के साथ ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि तालिबान का सत्तावाद थोड़ा अलग किस्म का है। ये शायद दुनिया का एकमात्र शासन है जो लड़कियों को छठी कक्षा के बाद स्कूल जाने से रोकता है। सोचिए। हाँ, ये तो बहुत ही। जिसने सार्वजनिक जीवन में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक तरह की दीवार खड़ी कर दी है और महिलाओं को लगभग पूरी तरह से काम करने की जगहों से बाहर कर दिया है। ये सिर्फ सत्तावाद नहीं है, ये समाज को कई दशक पीछे ले जाने जैसा है। और ये सब तब हो रहा है जब देश भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बिल्कुल। शासन का नियंत्रण तो कंधार में बैठे उनके सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंजादा के हाथ में। लेकिन काबुल से जो तालिबान राजकाज चला रहे हैं, उन्होंने दमन का स्तर काफी ऊंचा रखा हुआ है। आंकड़े क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था की क्या हालत है? आंकड़े बहुत चिंताजनक है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग 1/3 सिकुड़ गई है। देश के लगभग आधी आबादी, मतलब करीब 2,29,00,000 लोग, उनको इस साल मानवीय सहायता की जरूरत है। आधी आबादी? हाँ, और महिलाओं को शिक्षा और काम से बाहर रखने के न सिर्फ सामाजिक बल्कि बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम भी हो रहे हैं और आगे होंगे। तालिबान भले ही सुरक्षा में सुधार का दावा करे, लेकिन अर्थव्यवस्था तो लगभग ढहने के कगार पर है। तो फिर एक तरफ ये भारी दमन, दूसरी तरफ ये गहराता आर्थिक संकट। तो क्या ये मान लेना सही है कि ये सिर्फ पश्तूनों और पुरुषों वाला तालिबान शासन
उसने अफगानिस्तान जैसे इतने विविध देश में, जो लगभग 50 साल से संघर्ष झेल रहा है, अपनी सत्ता हमेशा के लिए मजबूत कर ली है। कहीं आज की ये जो शांति दिख रही है, ये कल के किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इतिहास हमें यही सिखाता है कि हमें जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। हमें 2000 के दशक की शुरुआत याद करनी चाहिए। हाँ, जब तालिबान को हटाया गया था और नया गणराज्य बन रहा था। जी, तब भी अफगानिस्तान ने कुछ समय के लिए शांति और स्थिरता देखी थी। बहुतों को लगा था, शायद हमें भी, कि देश अब लोकतंत्र और आधुनिकीकरण की राह पर चल पड़ा है। लेकिन वो शांति ज्यादा टिकी नहीं। कुछ ही सालों में तालिबान पाकिस्तान के कबायली इलाकों से फिर संगठित होकर उभरे और गणराज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। ठीक वही। इसलिए आज जो ये सापेक्षिक शांति दिख रही है, उसे स्थायी मान लेना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और इसी वजह से भारत का जो रुको और देखो वाला नजरिया है, वेट एंड वॉच, वो काफी समझदारी भरा लगता है। अभी किसी नतीजे पर कूदना शायद ठीक नहीं होगा। चलिए, अब सुरक्षा वाले पहलू पर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आतंकवादी गुटों के साथ तालिबान के रिश्तों को लेकर। तालिबान सार्वजनिक तौर पर तो यही कह रहे हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। इस वादे पर कितना भरोसा किया जा सकता है? यहाँ भी मामला काफी पेचीदा है। देखिए, तालिबान ने 2001 में अपनी हार से एक बड़ा सबक सीखा था। क्या? कि उनकी सरकार गिरने की मुख्य वजह उनकी घरेलू दमनकारी नीतियां नहीं थीं, बल्कि अल-कायदा के साथ उनका खुला गठबंधन था, जिसके कारण 9/11 के बाद अमेरिका ने उन पर हमला किया। अच्छा, हाँ। तो इस बार वो ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर उनके नेता यही दोहराते हैं कि किसी विदेशी आतंकी गुट को हम पनाह नहीं देंगे, अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन क्या जमीनी हकीकत कुछ और है? क्या उन्होंने वाकई इन गुटों से पूरी तरह नाता तोड़ लिया है? ऐसा लगता तो नहीं है। आप हक्कानी नेटवर्क को ही देख लीजिए। हाँ, हक्कानी नेटवर्क। ये गुट अपने क्रूर हमलों के लिए जाना जाता है और अल-कायदा के साथ इसके बहुत पुराने और गहरे रिश्ते रहे हैं। आज हक्कानी नेटवर्क तालिबान सरकार और उनके संगठन का एक अभिन्न हिस्सा है। उसके नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो मॉनिटरिंग टीम है, उसकी हालिया रिपोर्ट यही कहती है कि तालिबान ने अल-कायदा को पूरे अफगानिस्तान में फैले सुरक्षित ठिकानों और ट्रेनिंग कैंपों के जरिए फिर से मजबूत होने का मौका दिया है। ओहो। रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय लगभग सभी विदेशी आतंकवादी समूहों का मुख्य सहयोगी बना हुआ है। इसमें अल-कायदा है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी है, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये सब शामिल हैं। सिवाय आईएसके के? हाँ, सिवाय आईएसके के, जो उनका दुश्मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान इन भारत विरोधी और दूसरे क्षेत्रीय आतंकी गुटों को एक तरह से चुपचाप काम करने दे रहा है। बस शर्त यह है कि वे फिलहाल कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा न खड़ा करें। फिलहाल तो यही रणनीति दिखती है। इन गुटों को शांति से रहने दिया गया है ताकि वे पड़ोसियों या बाकी दुनिया के लिए कोई फौरी खतरा न बने। लेकिन सोचिए, अगर कल को तालिबान पर अंदरूनी दबाव बढ़ता है, अगर उनकी पकड़ कमजोर होती है, तो क्या होगा? ये गुट, जिन्होंने वैश्विक जिहाद का अपना एजेंडा तो छोड़ा नहीं है, वो आसानी से फिर सिर उठा सकते हैं। तब तक दुश्मन का दुश्मन वाली कहावत उल्टी पड़ सकती है। वो भारत का भी दुश्मन साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह के टाइम बॉम्ब जैसा है। कब फट जाए, कहा नहीं जा सकता। तो इन सब बातों को समेटते हुए भारत के लिए आगे का सबसे सही रास्ता क्या होना चाहिए? क्या उसे तालिबान शासन को मान्यता देकर वो वैधता दे देनी चाहिए जिसकी उन्हें इतनी तलाश है, या फिर ये जो मौजूदा रुको और देखो की नीति है, यही बेहतर है? देखिए, मान्यता देना एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह की वैधता देगा, उनकी क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करेगा और शायद दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हाँ, अगर भारत जैसा बड़ा देश मान्यता देता है और नई दिल्ली में उनका दूतावास खोलने देता है, तो ये उनके लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। बिल्कुल, लेकिन जैसा द हिंदू का लेख भी तर्क देता है, इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान? नुकसान ये है कि ऐसा करने से भारत के हाथ से वो थोड़ा बहुत दबाव बनाने का जरिया भी चला जाएगा जो अभी उसके पास है, जिसके जरिए वो तालिबान पर कम से कम मानवाधिकारों के मामले में, खासकर महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के मामले में कुछ सुधार करने के लिए जोर डाल सकता है। लेख का सार यही है कि सिर्फ फौरी भू राजनीतिक फायदे, मतलब रियल पॉलिटिक्स, उसको देखने के बजाय भारत को एक लंबी अवधि की रणनीतिक सोच अपनानी चाहिए। और ये लंबी अवधि की सोच कैसी दिखनी चाहिए? क्या करना चाहिए भारत को?
हमें ये समझना होगा कि आज की स्थिति में शायद तालिबान को भारत की मदद की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि भारत को तालिबान की। क्यों? क्योंकि एक तरफ सीमा पार पाकिस्तान से उनकी दुश्मनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ घर में अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में उन्हें भारत जैसे देश की सहायता की जरूरत है। अच्छा। इसलिए भारत को बातचीत जारी रखनी चाहिए, द्विपक्षीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय मंचों जैसे SCO वगैरह उन पर भी। लेकिन साथ ही लगातार इस बात पर जोर देना चाहिए कि वो अफगान लोगों के, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान करें। तो मतलब सिर्फ तालिबान को साधने पर ही फोकस न हो, बल्कि अफगानिस्तान की जो समग्र स्थिरता है वो भारत के हित में है। निश्चित रूप से अगर भारत अफगानिस्तान में स्थिरता चाहता है तो उसे ये समझना होगा कि असली और टिकाऊ स्थिरता सिर्फ तालिबान की बंदूक के जोर पर नहीं आ सकती। उसके लिए और क्या चाहिए? उसके लिए आर्थिक सुधार चाहिए, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली राजनीति चाहिए, मतलब पॉलिटिकल इंक्लूजन, और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर जुड़ाव, क्षेत्रीय एकीकरण चाहिए। भारत की नीति इन बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बननी चाहिए, न कि सिर्फ तालिबान को खुश करने के लिए। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने द हिंदू के विश्लेषण के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि भारत कैसे तालिबान 2.0 के साथ एक बहुत ही मुश्किल, एक महीन संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक तरफ अपने रणनीतिक हित है, सुरक्षा, निवेश की रक्षा, पाकिस्तान के प्रभाव को कम करना, और दूसरी तरफ गंभीर जोखिम है, तालिबान की न बदली हुई कट्टर विचारधारा, मानवाधिकारों का हनन और आतंकी गुटों से उनके रिश्ते। बिल्कुल। हमने मान्यता देने या न देने के तर्कों पर भी बात की और ये भी समझा कि भारत का रुको और देखो वाला नजरिया क्यों समझदारी भरा लगता है फिलहाल। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे पाकिस्तान तालिबान रिश्तों में आया बदलाव और रूस, चीन जैसे देशों के कदम इस पूरी स्थिति को और भी जटिल बना रहे हैं। भारत के लिए फैसले लेना आसान नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए, खासकर UPSC उम्मीदवारों और सामयिक मामलों में रुचि रखने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। सवाल यह है कि तालिबान के साथ भारत के इस जुड़ाव का, इस एंगेजमेंट का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक और सामरिक संतुलन साधने का खेल है, या इसमें अफगानिस्तान के आम लोगों की भलाई और उनके अधिकारों के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी का पहलू भी शामिल होना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, UPSC की तैयारी करने वालों के लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण है और द हिंदू जैसे अखबारों में इस पर लगातार लेख आते रहते हैं। उम्मीद है ये चर्चा उपयोगी रही होगी। जी। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है या इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाओं से जुड़े रह सकें।